कल्पना कीजिए, साल है 1885। बम्बई में 72 पढ़े लिखे भारतीय एक हॉल में इकट्ठा होते हैं। वे ब्रिटिश सरकार से नाराज नहीं है, बल्कि उनसे कुछ और अधिकार और सुधार की मांग कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये 72 लोगों की एक छोटी सी बैठक कैसे उस विशाल आंदोलन की नींव बन गई जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। आज हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेज और नोट्स हैं, हम उनके जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमारी आज की खोज का मिशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों की कहानी के जरिए ये समझना कि कैसे एक याचिका देने वाली संस्था एक जन आंदोलन में बदल गई। इन बैठकों में ऐसा क्या हुआ जिसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया? तो ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये हमें सीधे मुद्दे की जड़ तक ले जाता है। देखिए, इन शुरुआती अधिवेशनों का उद्देश्य आज़ादी की मांग करना बिल्कुल नहीं था। ये उस समय के भारत के शिक्षित वर्ग के लिए एक सालाना जमावड़ा था। आप कह सकते हैं एक पॉलिटिकल नेटवर्किंग इवेंट, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से आए वकील, डॉक्टर, पत्रकार एक दूसरे से मिलते थे और ब्रिटिश शासन के तहत ज्यादा हिस्सेदारी की वकालत करते थे। वे सिर्फ सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते थे, उसे उखाड़ फेंकना नहीं। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। शुरुआत होती है 1885 से, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इन दस्तावेजों में एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसकी पहल एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम ने की थी। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की W.C. बैनर्जी ने, और सिर्फ 72 प्रतिनिधि। आज के लिहाज से देखें तो ये एक बहुत ही मामूली शुरुआत लगती है। हाँ, लेकिन उस मामूली शुरुआत में भी एक बहुत बड़ा विचार छिपा था। अगर हम इन शुरुआती अध्यक्षों की सूची देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। पहले अध्यक्ष W.C. बैनर्जी, एक बंगाली हिंदू। दूसरे 1886 में दादा भाई नौरोजी, एक पारसी। अच्छा। तीसरे 1887 के मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। और ठीक अगले ही साल 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल, पहले अंग्रेज अध्यक्ष। एक अंग्रेज अध्यक्ष? हाँ, ये कोई संयोग नहीं था। ये एक सोची समझी कोशिश थी ये दिखाने की कि कांग्रेस किसी एक धर्म, जाति या क्षेत्र की नहीं, बल्कि पूरे भारत की आवाज है। ये पहली बार था कि एक अखिल भारतीय पहचान बनाने की कोशिश हो रही थी। और फिर यहाँ से चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। लगभग 20 साल तक ये याचिकाएं और प्रस्ताव चलते रहे, लेकिन 1905 में लॉर्ड कर्जन के एक फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। बंगाल का विभाजन। बिल्कुल। हमारे नोट्स बताते हैं कि इस एक घटना ने पूरे देश में राष्ट्रवादी भावनाओं की एक तरह से आग लगा दी। सही बात है। और उस आग की तपिश हमें कांग्रेस के अधिवेशनों में साफ महसूस होती है। 1905 के बनारस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे, पहली बार स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई। स्वदेशी आंदोलन, इसका मतलब था ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करो और भारतीय उत्पादों को अपनाओ। हाँ, और ये सिर्फ एक आर्थिक रणनीति नहीं थी, ये एक राजनीतिक हथियार था। पहली बार आंदोलन सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की बहसों से निकलकर आम जनता के बाजारों तक पहुंच रहा था। और इसके ठीक एक साल बाद 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक मोड़ था, है ना? बहुत बड़ा। अब मांग सिर्फ सुधारों की नहीं थी, बल्कि स्वशासन की थी। लेकिन यहीं पर एक समस्या भी खड़ी हो गई। क्या? स्वराज का मतलब क्या है? इसे लेकर कांग्रेस के भीतर ही दो गुट बन गए। अच्छा, नरम दल और गरम दल। हाँ, और ये सिर्फ तरीकों का फर्क नहीं था, ये विचारधारा की एक गहरी लड़ाई थी। एक तरफ थे नरम दल के नेता जैसे गोखले और फिरोज शाह मेहता, जिनका मानना था कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली में सुधार की गुंजाइश है। तो वो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन चाहते थे। बिल्कुल, उनका रास्ता था संवैधानिक सुधार और याचिकाएं। दूसरी तरफ थे गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल। हाँ, वही। उनका मानना था कि याचिकाएं देना राजनीतिक भिक्षा मांगने जैसा है और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये ब्रिटिश सिस्टम में भरोसे और उसे पूरी तरह नकारने के बीच की लड़ाई थी। और इस लड़ाई का नतीजा हमें 1907 के मशहूर सूरत अधिवेशन में देखने को मिला। कहते हैं वहाँ माहौल इतना बिगड़ गया था कि कुर्सियां और जूते तक फेंके गए। कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। ये तो आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा झटका। सूरत में हुए इस विभाजन ने आंदोलन को लगभग एक दशक पीछे धकेल दिया। ब्रिटिश सरकार के लिए ये फूट डालो और राज करो की नीति की एक बड़ी जीत थी। उन्होंने गरम दल के नेताओं को या तो जेल में डाल दिया या देश से निकाल दिया।
और नरम दल अलग थलग पड़ गया। लेकिन ये अलगाव हमेशा नहीं रहा। नहीं, तो कहानी फिर से कैसे जुड़ी? हमारे दस्तावेज 1916 के लखनऊ अधिवेशन को एक और ऐतिहासिक पड़ाव बताते हैं। यहाँ क्या हुआ था? लखनऊ में दो बड़ी चीजें हुई। पहली, 9 साल के बाद नरम दल और गरम दल का विलय हो गया। अच्छा, तो फिर से एक हो गए। हाँ, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में कांग्रेस फिर से एक हो गई। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट? दोनों ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के सामने सुधारों की एक संयुक्त योजना रखी। ये हिंदू मुस्लिम एकता और एक संयुक्त मोर्चे की एक जबरदस्त मिसाल थी। लेकिन इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए एक सवाल मन में आता है। इसी समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के सिद्धांत को मान लिया था। क्या ये एक ऐसी भूल थी जिसके दूरगामी परिणाम हुए? ये एक बहुत ही जटिल और विवादास्पद सवाल है। देखिए, उस समय इसका उद्देश्य एकता दिखाना था, एक राजनीतिक जरूरत थी। लेकिन हाँ, कई इतिहासकार ये मानते हैं कि इसने अनजाने में उस विचार को मजबूती दी कि हिंदुओं और मुसलमानों के राजनीतिक हित अलग अलग हैं। अच्छा। और इसी ने आगे चलकर विभाजन की राजनीति को हवा दी। तो लखनऊ पैक्ट एकता का प्रतीक भी था और भविष्य के विभाजन का एक अनजाना बीज भी। तो लखनऊ में सभी गुट एक साथ तो आ गए, लेकिन आंदोलन अभी भी कुछ खास शहरों के पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित था। इसे गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए एक नए तरह के नेतृत्व की जरूरत थी। बिल्कुल। और हमारे स्रोत बताते हैं कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक व्यक्ति ने इस समीकरण को हमेशा के लिए बदल दिया। महात्मा गांधी। उनका आना भारतीय राजनीति में एक भूकंप जैसा था। लेकिन उनके प्रभाव पर आने से पहले एक और महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा था। वो क्या था? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। पहली महिला अध्यक्ष? हाँ, ये प्रतीकात्मक रूप से बहुत बड़ी बात थी। ये संदेश था कि महिलाएं अब सिर्फ घर की चार दीवारी में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने में भी सक्षम हैं। और फिर 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ये अंतर महत्वपूर्ण है ना? बहुत महत्वपूर्ण। एनी बेसेंट आयरिश थी, उनका चुना जाना प्रगतिशील था। लेकिन सरोजिनी नायडू का अध्यक्ष बनना ये दिखा रहा था कि भारतीय महिलाएं अब नेतृत्व की कमान अपने हाथों में ले रही हैं। ये एक आंतरिक बदलाव का संकेत था। बिल्कुल। और जब हम गांधी की बात करते हैं तो ये जानकर हैरानी होती है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। सिर्फ एक बार? हाँ, 1924 में कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में। स्रोत बताते हैं कि यह अधिवेशन भी बहुत अलग था। इसे बड़े हॉल या इमारतों में नहीं, बल्कि टेंट में आयोजित किया गया था, ताकि ग्रामीण भारत का एहसास हो। अच्छा। उनका जोर खादी, चरखा, हिंदू मुस्लिम एकता और छुआछूत मिटाने पर था। उनका सिर्फ एक बार अध्यक्ष बनना शायद इस बात का प्रतीक था कि वे किसी पद से नहीं, बल्कि अपनी नैतिक शक्ति से आंदोलन को दिशा देना चाहते थे। उनका नेतृत्व पद का मोहताज नहीं था। बिल्कुल नहीं। इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए 1929 का लाहौर अधिवेशन बार बार एक टर्निंग पॉइंट की तरह सामने आता है। रावी नदी के किनारे ऐसा क्या खास हुआ था कि अचानक सब कुछ बदल गया? लाहौर में जो हुआ वो कांग्रेस की आत्मा का बदलना था। अब तक स्वराज की मांग के बावजूद अंतिम लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस ही माना जाता था। यानी ब्रिटिश क्राउन के तहत एक स्वशासित देश, जैसा उस समय कनाडा या ऑस्ट्रेलिया थे। सही। लेकिन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। और ये समझना जरूरी है कि पूर्ण स्वराज सिर्फ एक नया नारा नहीं था। नहीं, इसका मतलब था ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह अलग एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक कदम था। हाँ, और इसी अधिवेशन में ये फैसला भी लिया गया कि हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को जब नेहरू ने रावी के तट पर तिरंगा फहराया, तो ये ब्रिटिश राज को एक सीधा और स्पष्ट संदेश था कि अब बातचीत का दौर खत्म हुआ। अब सिर्फ पूरी आजादी चाहिए। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये भविष्य के भारत का एक घोषणा पत्र था। इसका तार्किक अगला कदम 2 साल बाद 1931 के कराची अधिवेशन में उठाया गया, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। कराची अधिवेशन। हाँ, यहाँ मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। आप सोचिए, 1931 में जब दुनिया महामंदी से जूझ रही थी और यूरोप में तानाशाही बढ़ रही थी, भारत के नेता
वोटिंग के अधिकार, बराबरी, धर्मनिरपेक्षता और आर्थिक न्याय की बात कर रहे थे। ये तो कमाल है। हमारे स्रोतों से पता चलता है कि ये प्रस्ताव सीधे सीधे भारत के संविधान की प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों का आधार बना। ये अपने समय से दशकों आगे की सोच थी। लेकिन सब कुछ एक सीधी रेखा में नहीं चल रहा था। इन नोट्स में 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन का जिक्र एक बड़े टकराव के रूप में आता है। यहाँ सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ अध्यक्ष चुने गए। यह तो गांधी जी के नेतृत्व के लिए एक सीधी चुनौती लगती है। क्या इसका मतलब ये था कि कांग्रेस गांधी जी के अहिंसक तरीकों से थक चुकी थी? ये एक दिलचस्प सवाल है। थक चुकी थी कहना शायद सही ना हो, लेकिन हाँ, कांग्रेस के भीतर एक बड़ा धड़ा, खासकर युवा, अब ज्यादा तेजी से परिणाम चाहता था। अच्छा। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था और बोस का मानना था कि ये ब्रिटेन की कमजोरी का फायदा उठाकर आजादी हासिल करने का सही समय है, जबकि गांधी जी किसी भी हिंसक या अवसरवादी तरीके के खिलाफ थे। ये रणनीतियों का टकराव था, व्यक्तिगत नहीं। तो फिर हुआ क्या? बोस की जीत के बावजूद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ज्यादातर सदस्य गांधी जी के समर्थक थे। इससे बोस के लिए काम करना असंभव हो गया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अच्छा। ये घटना दिखाती है कि आजादी कैसे हासिल की जाए, इसे लेकर आंदोलन के भीतर कितनी गहरी बहस चल रही थी। और अब हम संघर्ष के अंतिम चरण में पहुंचते हैं। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और भारत को बिना पूछे युद्ध में झोंक दिया गया है। इसी पृष्ठभूमि में 1942 में बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। हाँ, और यहीं पे भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान। बिल्कुल, ये अब तक का सबसे बड़ा और अंतिम जन आंदोलन था। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित होने के फौरन बाद गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है ना? हाँ, इस बार नेतृत्व के बिना भी आंदोलन पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया। ये इस बात का सबूत था कि 1885 में जो चिंगारी 72 लोगों ने लगाई थी, वो अब पूरे देश को रोशन करने वाली मशाल बन चुकी थी। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, बंबई में 72 प्रतिनिधियों की याचिकाओं से शुरू होकर सूरत के विभाजन, लखनऊ के समझौते से होते हुए लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन का राष्ट्रव्यापी संघर्ष तक, ये अधिवेशन सिर्फ बैठकें नहीं थे, ये स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन थे। सही कहा, हर अधिवेशन ने आंदोलन को एक नई दिशा, एक नया संकल्प और एक नई ऊर्जा दी। तो इन सब का मतलब ये है कि आजादी किसी एक घटना का नतीजा नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये दशकों तक चले विचार विमर्श, बहसों, प्रस्तावों और संघर्षों की एक लंबी प्रक्रिया थी और इन अधिवेशनों ने उस प्रक्रिया के लिए एक मंच प्रदान किया। यहीं पर आजाद भारत का नक्शा, उसके मूल्य और उसकी संस्थाओं की नींव रखी जा रही थी। और इन अधिवेशनों का महत्व सिर्फ आजादी हासिल करने तक ही सीमित नहीं है ना? बिल्कुल, कराची में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव हो या हर साल देश के अलग अलग कोनों में अधिवेशन आयोजित करके एक राष्ट्रीय चेतना का निर्माण करना हो, इन सभी ने आजाद भारत के लोकतांत्रिक चरित्र को आकार दिया। स्रोत हमें अध्यक्षों और प्रस्तावों की एक सूची तो दिखाते हैं, लेकिन वे सूरत विभाजन या बोस गांधी मतभेद जैसे गहरे आंतरिक संघर्षों की ओर भी इशारा करते हैं और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है। वो क्या है? आजादी के आंदोलन का जो स्वरूप हमने देखा और आजाद भारत जैसा बना, उसे तय करने में ये आंतरिक असहमतियां और बहसें कितनी महत्वपूर्ण थीं। क्या होता अगर सूरत में कांग्रेस न बढ़ती, या अगर त्रिपुरी में बोस और गांधी के बीच समझौता हो जाता? इतिहास का रास्ता कितना अलग हो सकता था।